चलिए साहब, आज का टॉपिक है हमारा सांवेगिक बुद्धि, है ना। पेपर फोर्थ, जो जीएस पेपर फोर्थ है, उसके अंतर्गत सांवेगिक बुद्धि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सांवेगिक बुद्धि की पूरी अवधारणा कि ये होती क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है ना। फिर इसके मापन करने के तरीके क्या क्या हैं, मापन करने के कौन कौन से मॉडल प्रचलन में हैं, इनको देखेंगे। इसके बाद सांवेगिक बुद्धि के तत्व देखेंगे कि कौन कौन से तत्व होते हैं। तत्व के बाद सबसे प्रमुख चीज़ जो विचारकों के मत हैं सांवेगिक बुद्धि के संबंध में, जो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग मत दिए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। फिर सांवेगिक बुद्धि का महत्व देखेंगे व्यक्ति के व्यक्तिगत क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, और उसके बाद लास्ट में देखेंगे प्रशासन की अनुपयोगिता, है ना। हो सकता है क्योंकि बड़ा टॉपिक है, एक लेक्चर में कंप्लीट ना हो, है ना, तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सांवेगिक बुद्धि से आशय क्या है। सांवेगिक बुद्धि जो शब्द है, इसका अर्थ होता है कि मनुष्य के मन में जो भी संवेग, संवेग मतलब भाव, है ना, समय समय पर व्यक्ति के मन में विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। ईर्ष्या का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव, प्रेम का भाव, क्रोध का भाव, लालच का भाव, अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, है ना। इन उत्पन्न होने वाले भावों को बुद्धि की सहायता से उनको नियंत्रित करना, यानी उनका नियंत्रण, उनको समझना, सबसे पहले समझना, फिर उनका नियंत्रण करना और फिर उनका सही दिशा में प्रबंधन करना, ताकि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसे कहा जाता है सांवेगिक बुद्धि। और सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो मनुष्य के मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को समझना, उनको नियंत्रित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन भावों को प्रबंधित करना ही सांवेगिक बुद्धि कहलाता है, ठीक है। जो परंपरागत दार्शनिक थे, उनका मानना था कि जो संवेग है और जो बुद्धि है, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, विरोधाभासी है। क्योंकि मनुष्य या तो संवेगों के आधार पर क्रिया करेगा या फिर बुद्धि के आधार पर करेगा। और जब मनुष्य संवेगों के आधार पर क्रिया करता है तो वो बुद्धि से शून्य होकर क्रिया करता है ना। सामान्यतः मनुष्य की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक बौद्धिक क्रियाएं और एक भावनात्मक क्रियाएं। बौद्धिक क्रियाओं में वो तर्क वितर्क का सहारा लेता है और भावनात्मक रूप से शून्य होकर क्रिया करता है, ठीक है। भावनात्मक क्रिया में वो भाव प्रमुख होते हैं और बौद्धिक का स्तर क्या होता है, शून्य होता है। उदाहरण के लिए, आप अपने परिवार के किसी सदस्य के प्राण को बचाने के लिए अगर अपने प्राण दांव पर लगा देते हैं तो ये कैसी क्रिया हो गई, भावनात्मक। यानी यहाँ बुद्धि का जो पक्ष था वो क्या हो गया, शून्य हो गया, है ना। आपने ये नहीं सोचा कि भाई उनके प्राण बचाने के लिए मेरे प्राण जा सकते हैं, है ना। और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति है, आपको लग रहा है कि यार उसके प्राण बचाने में हो सकता है मेरे प्राण चले जाएं, और आप उसके प्राण बचाने के लिए आगे ना जाएं। ये कैसी क्रिया हो गई, बौद्धिक क्रिया। तो परंपरागत विचारक मानते थे कि ये दोनों संवेग और बुद्धि ये एक दूसरे के विरोधाभासी है ना। पर जो आधुनिक विचारक रहे, आधुनिक विचारकों ने विभिन्न प्रकार के शोध किए और विभिन्न प्रकार के शोध करने के उपरांत उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो संवेग हैं, जो भाव हैं, वो बुद्धि के विरोधाभासी नहीं हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी ना होकर एक दूसरे के क्या है, पूरक है, ठीक है।
सबसे पहले 1985 में वेन पेन एक मनोचिकित्सक थे, इन्होंने अपना एक शोध पत्र प्रकाशित किया, इमोशनल इंटेलिजेंस अ स्टडी ऑफ इमोशन, है ना। 1985 में इन्होंने एक शोध पत्र प्रकाशित किया। वेन पेन ने, ठीक है। पर इनका जो रिसर्च था, है ना, जो भी इनकी शोध थी वो मुख्यतः मनोचिकित्सा से संबंधित थी। इनका शोध का मुख्य विषय था कि मानसिक और जो बौद्धिक स्थिति है, मतलब जो भावनात्मक स्थिति और मानसिक स्थिति है, इसकी अस्थिता व्यस्तता, यानी कैसे व्यक्ति का जो मानसिक लेवल है और जो बौद्धिक लेवल है, भावनात्मक लेवल है, ये कैसे अस्त व्यस्त हो जाता है, किन किन दशाओं में होता है ना। तो मुख्य फोकस इनका वहाँ पर था। तो शब्द जरूर इनके शोध का था इमोशनल इंटेलिजेंट, पर वास्तव में ये पूरी तरह इमोशनल इंटेलिजेंट यानी सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं था, ठीक है। इसके बाद इसके संबंध में 1990 में येल विश्वविद्यालय के दो लोग, पीटर साल्वे और जॉन मेयर, इन्होंने भी अपना शोध पत्र प्रकाशित किया और इन्होंने सांवेगिक बुद्धि के संबंध में कुछ रिसर्च की। पर सांवेगिक बुद्धि के संबंध में जिन्होंने स्पष्टता के साथ बात की, या मैं कहूँ जिन्होंने सांवेगिक बुद्धि को और सरल बनाया या आम जनमानस तक पहुँचाया, वो थे डैनियल गोलमैन। इनकी पुस्तक 1995 में प्रकाशित हुई, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, कि भाई जो सांवेगिक बुद्धि है वो क्यों ज़्यादा मैटर करती है, IQ से भी ज़्यादा मैटर क्यों करती है। आगे देखेंगे IQ और सांवेगिक बुद्धि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, उसके संबंध में भी देखेंगे। तो सबसे पहले डैनियल गोलमैन ने 95 में इसको क्या किया, आम जनमानस के मध्य इसको प्रचलित किया, ठीक है। तो डैनियल गोलमैन के ही शब्दों में अगर मैं बात करूं कि सांवेगिक बुद्धि होती क्या है ना, तो सांवेगिक बुद्धि का अर्थ होता है कि मनुष्य के मन में जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन भावों को समझना, उनको नियंत्रित करना और उनको सकारात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधित करना, उसे क्या कहा जाता है, सांवेगिक बुद्धि कहा जाता है। अच्छा, सांवेगिक बुद्धि के संबंध में जो आधुनिक शोध हैं, ये तो बात ठीक है कि आधुनिक शोध मतलब हम कह सकते हैं 1985 से शुरू हुए, पर क्या सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा इससे पहले नहीं थी? क्या होती नहीं थी? होती थी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई इन्होंने बताया जब ही आई, है ना। बस इन्होंने क्या किया, डब्बा नया आइटम पुराना, पार्सल आता है ना तो फ्लिपकार्ट वाले, अमेज़न वाले बढ़िया डब्बे की पैकिंग अच्छी कर देते हैं, तो हम सोचते वाह यार चीज़, पर चीज़ तो वही होती है, पुरानी है ना। इनसे पहले आपके गीता में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिए गए थे, वहाँ हमें सांवेगिक बुद्धि की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। लगभग यहाँ जितने बैठे हैं सभी ने महाभारत देखी होगी, है ना। महाभारत का जब युद्ध होने वाला होता है तो प्रथम दिवस अर्जुन जब देखते हैं अपने सामने की सेना को, तो वो पाते हैं कि जो मेरे सामने हैं वो मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे फूफा, मेरे मामा, है ना, ऐसे लोग हैं और मुझे इनसे लड़ना है। तो वो भावनात्मक रूप से क्या हो जाता है, कमज़ोर,
भावनात्मक रूप से कमज़ोर होकर वो अपने अस्त्र डाल देता है और कृष्ण से कहते हैं वो कि हे केशव, मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना है। तब श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के मन के जो भाव हैं उन भावों को पहचाना जाता है, उनको नियंत्रित किया जाता है और उनको प्रबंधित करके सकारात्मक दिशा में उसका प्रयोग किया जाता है। जब श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि भाई आप ये जो युद्ध लड़ रहे हो, आप अपने सगे संबंधियों से नहीं लड़ रहे हो, आप किसी राज्य के टुकड़े के लिए युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, आप किस लिए लड़ रहे हैं? धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। और जो सामने खड़े हैं वो आपके सगे संबंधी नहीं हैं, वो कौन हैं? केवल आपके शत्रु हैं जो कि अधर्म की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। तब अर्जुन मोटिवेट होता है, उसके बाद युद्ध प्रारंभ होता है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो भी उपदेश दिए गए थे वो सांवेगिक बुद्धि के थे कि भाई अर्जुन के मन के भावों को पहचाना उन्होंने, उनको प्रबंधित किया और उनको सकारात्मक दिशा में प्रयोग कर लिया। पर चूंकि स्पष्ट रूप से कहीं भी गीता में सांवेगिक बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद 350 ईसा पूर्व के आसपास अरस्तु के द्वारा भी सांवेगिक बुद्धि की चर्चा की गई। अरस्तु कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा भावनाओं और वासनाओं का नियमन किया जाना चाहिए। यानी मनुष्य जो है उसे अपनी क्रियाओं में बुद्धि को प्राथमिक रखना चाहिए और अपनी बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य के मन में जो भी वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो भी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, यानी जो भी भाव आ रहे हैं उनका नियमन किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये परिभाषा किससे मेल खाती है? सांवेगिक बुद्धि से। भाई सांवेगिक बुद्धि में हम क्या करते हैं? बुद्धि के माध्यम से हमारे जो भाव हैं उनका नियमन करते हैं। तो 350 ईसा पूर्व के आसपास अरस्तु ने भी इस बात की चर्चा की। लेकिन फिर वही बात है, उन्होंने भी कहीं भी सांवेगिक बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठीक है। इसके बाद जो हमने बताया कि 1995 में डैनियल गोलमैन की जो पुस्तक है वो प्रकाशित हुई, इमोशनल इंटेलिजेंट, है ना। उसका जो सब टाइटल था वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। ठीक, इसलिए जो डैनियल गोलमैन है इन्हें सांवेगिक बुद्धि के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब प्रश्न ये उठता है कि जो IQ है यानी इंटेलिजेंट क्लोजस जो है ये, यानी IQ और EI, इमोशनल इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट क्लोजस जो है, इन दोनों में क्या अंतर है? हिंदी में अगर बात करें तो इसे कहा जाता है बुद्धि लब्धि, IQ लेवल, है ना। हम कहते हैं ना IQ लेवल, किसी व्यक्ति का ज़्यादा है किसी का कम है। IQ लेवल का अर्थ क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो सार्थक रूप से सूचनाओं को एवं कौशल को समझने में, जानने में और उनका इस्तेमाल करने में जो प्रयोग करता है, ऐसी योग्यता या क्षमता को हम क्या कहते हैं? IQ कहते हैं। ठीक है। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान है, बहुत अधिक, हम कहते हैं ना ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, यानी उसकी जो IQ लेवल है वो कैसा है? बहुत ज़्यादा है। कई रहते हैं जिन्होंने गणित का बहुत अच्छा ज्ञान होता है ना। कई रहते हैं जो कि पढ़ाई में जो पढ़ते हैं तुरंत याद कर लेते हैं। एग्ज़ाम में कई लोग जो हमेशा टॉप आते हैं, ये क्या है? मतलब इनका जो IQ लेवल है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। वहीं इमोशनल इंटेलिजेंट क्या है? ये IQ लेवल से अलग है। जिस व्यक्ति में सांवेगिक बुद्धि होगी वो व्यक्ति IQ लेवल वालों से अच्छा कार्य करेगा।
क्योंकि आईक्यू लेवल का जो क्षेत्र है वो बड़ा सीमित हो जाता है, वो आपकी बुद्धि की शार्पनेस को दर्शाता है। और जो सांवेगिक बुद्धि है वो आपके भावनाओं के प्रबंधन को दर्शाता है कि आप कैसे स्वयं के भावों का प्रबंधन करते हैं और कैसे सामने वाले व्यक्ति के भावों का प्रबंधन करते हैं। अमेरिका के कार्नेगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एक शोध प्रकाशित हुई थी फोर्ब्स पत्रिका में। उसमें उन्होंने ये रिसर्च करके बताया कि किसी व्यक्ति की सफलता में 85% यानी 85% सांवेगिक बुद्धि योगदान देती है और केवल 15% उसका आईक्यू लेवल योगदान देता है ना। आपने देखा भी होगा कई लोग बड़े शार्प माइंड के होते हैं, स्कूलों में टॉप कर रहे हैं, कॉलेजों में टॉप कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक रूप से वो बड़े कमज़ोर होते हैं, भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं। कई देखिए आपने जैसे घटनाएं सुनी होगी कि किसी कलेक्टर ने फांसी लगा ली, है ना, किसी डीएसपी ने फांसी लगा ली। अब ये जो कलेक्टर बने हैं, डीएसपी बने हैं, नो डाउट इनका आईक्यू लेवल तो बहुत अच्छा है, फिर कमी कहाँ रह गई? कमी इनका ईआई लेवल यानी सांवेगिक बुद्धि का जो लेवल था वो कमज़ोर था, उसके कारण वो अपने भावनाओं को प्रबंधित नहीं कर पाए। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर और समझते हैं कि कैसे इन दोनों का वेरिएशन होता है। ठीक है, आईएएस के एग्ज़ाम में 2 लोगों का चयन होता है। ठीक, एक व्यक्ति जिसकी फर्स्ट रैंक आती है, ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक, ठीक है, टॉपर, अपने कॉलेज का भी टॉपर रहा, स्कूल का भी टॉपर रहा, गली मोहल्ले का भी टॉपर रहा, हर जगह का टॉपर रहा। ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति जो टॉपर तो नहीं रहा, औसत रहा, मतलब हमेशा द्वितीय श्रेणी से पास होता रहा, 10वीं भी द्वितीय श्रेणी से पास की, 12वीं भी द्वितीय श्रेणी से पास की। उसके बाद उसने बीए ले लिया क्योंकि उसको क्लियर था कि भाई मुझे यूपीएससी करना है, बीए ले लिया, बीए भी उसने द्वितीय श्रेणी से ही पास किया और लगभग उसको 150 के आसपास रैंक लगी और 150 में भी उसको आईएएस मिल गया, है ना। फर्स्ट रैंक वाले को तो आईएएस मिलना ही था, ये 150 जिसकी रैंक लगी इसको भी क्या मिल गया? आईएएस मिल गया, मिला दोनों को आईएएस है। ठीक, अब जब दोनों को जिला मिलेगा, है ना, तो जिसे फर्स्ट रैंक मिली है इसका आईक्यू लेवल स्ट्रांग है और जिसे 150 रैंक मिली है ये सामाजिक प्राणी था, यानी इसकी सांवेगिक बुद्धि क्या थी? स्ट्रांग थी। ये लोगों के भावनाओं का प्रबंधन भी कर लेता था, स्वयं के भाव का भी प्रबंधन कर लेता था, कम समय की पढ़ाई में ज़्यादा ये गेन कर लेता था। तो दोनों में से कौन जिला अच्छा चलाएगा? नहीं, वो तो दोनों में ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों नहीं, बस आप वरीयता की बात कीजिए। हमने कहा कि इसमें सांवेगिक बुद्धि बहुत अधिक है, ठीक, और इसमें आईक्यू लेवल बहुत अधिक है। वरीयता होंगी तो दोनों ही चीज़ें, ऐसा तो है नहीं कि जिसमें आईक्यू हो उसमें सांवेगिक बुद्धि बिल्कुल शून्य हो, शून्य नहीं है, कम है। जैसे इसमें सांवेगिक बुद्धि बहुत है पर आईक्यू शून्य नहीं है, आईक्यू तो है ना, पर सांवेगिक बुद्धि की अपेक्षा कम है। दोनों में से अच्छा जिला ये 150वीं रैंक वाला चलाएगा। कैसे? ये जब जिले का इंचार्ज बनेगा तो ये सबसे पहले क्या उठाएगा? नियम कायदे कानून, क्योंकि ये तो किताबी कीड़ा रहा है ना, इसने समाज में सोशल गैदरिंग कभी की नहीं, ना मित्र बने, ना रिश्तेदारों के यहाँ कभी शादी ब्याह में गए, क्योंकि ये किताबों से ही, अपने यहाँ कहते हैं ना इसको पढ़े लिखे होशियार गधे, कि मतलब पढ़े लिखे हैं होशियार भी हैं
पर गधे किस सेंस में है? सामाजिक सेंस में। समाज का इनको कोई ज्ञान नहीं है, किसी के सुख दुख में इनको कोई मतलब नहीं है, किसी के भावनाओं से इनको कोई मतलब नहीं है, तो उनको कहा जाता है पढ़े लिखे होशियार गधे, है ना। तो ये पढ़ा लिखा होशियार गधा है। और ये क्या है, जिसे हम कहते हैं चतुर प्राणी, है ना। अरे वो बड़ा चालाक प्राणी है, किसी के संबंध में संबोधन करते हैं ना, अरे वो बड़ा चतुर है यार, मतलब क्या है कि वो हर परिस्थिति के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। या दूसरा शब्द जो अपने मालवा में इस्तेमाल करते हैं कि जादूगर व्यक्ति है। जादूगर व्यक्ति मतलब वो सब में एडजस्ट हो जाता है। बच्चों में बैठता है तो बच्चों जैसा, बुजुर्गों में बैठता है तो बुजुर्गों जैसा, है ना। पढ़े लिखों में बैठेगा तो पढ़े लिखों जैसा, अनपढ़ों में बैठेगा तो अनपढ़ों जैसा। वो सब के साथ क्या कर रहा है, स्वयं को ढाल लेता है। तो वो क्या है, जादूगर। तो ये जादूगर टाइप का व्यक्ति है ना। और ये पढ़ा लिखा होशियार गधा टाइप का। तो जब ये जिला चलाएगा तो ये नियमों को ज़्यादा वरीयता देगा, वहाँ के सामाजिक मूल्यों मानकों को ज़्यादा महत्व नहीं देगा, क्योंकि ये समाज से तो क्या है, कटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के सफल होने की संभावना क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो कार्नेगी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो रिसर्च की गई, उनने कहा कि जीवन में सफलता के लिए 85% सांवेगिक बुद्धि उत्तरदायी होती है और 15% IQ लेवल उत्तरदायी होता है। मतलब वो कहते हैं कि IQ लेवल के कारण व्यक्ति सर्वोच्च पद तो प्राप्त कर सकता है, पर टॉप व्यक्ति नहीं बन सकता है। सर्वोच्च पद तो पा लिया, पर टॉप का व्यक्ति नहीं बन सकता है। आप देखें ना, कई लोग जैसे TN शेषन कौन थे, मुख्य निर्वाचन आयोग, है ना। क्या TN शेषन से पहले और कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा है? रहे हैं, पर हमने TN शेषन के बाद से ही जाना कि यार ये पद इतना महत्वपूर्ण है। बात समझ रहे, पद वही था, शक्तियाँ वही थी, लेकिन व्यक्ति ने आके उन चीज़ों का प्रयोग कैसा किया, अपने हिसाब से किया, क्योंकि उनमें सांवेगिक बुद्धि का स्तर अधिक था। वरना ऐसा तो नहीं हुआ कि उनके आने के बाद कुछ कानून बदला हो, है ना। PN भगवती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, इसके बाद से हमारी जो न्यायपालिका है काफ़ी स्ट्रांग हो गई और दिनों दिन स्ट्रांग होती जा रही। तो कुछ ये समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका सांवेगिक बुद्धि का स्तर श्रेष्ठ होता है, तो वो उन चीज़ों का प्रयोग बड़े बेहतर तरीके से कर पाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, सांवेगिक बुद्धि को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए इसकी कुछ विशेषताओं की भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सांवेगिक बुद्धि की सबसे पहली विशेषता तो ये कैसी होती है, अर्जित। मतलब ये जन्मजात नहीं होती है, किसी को पैदाइशी ये प्राप्त नहीं होती है कि भाई कोई पैदा हुआ और पैदाइशी उसमें सांवेगिक बुद्धि हो। व्यक्ति क्या करता है, समाज में रहकर लोगों से अंतःक्रिया करके इसको सीखता है ना। तो ये कैसी होती है, अर्जित होती है, जन्मजात नहीं होती है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर संवेग को और बुद्धि को एक दूसरे का विरोधाभासी ना मानकर एक दूसरे का क्या माना जाता है, पूरक। भाई परंपरागत जो दार्शनिक थे, विचारक थे, उन्होंने इसको क्या माना था, एक दूसरे का विरोधाभासी। और आधुनिक क्या मानते हैं, एक दूसरे का पूरक मानते हैं। आगे, ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग स्तर की पाई जाती है। मतलब व्यक्ति पर डिपेंड करता है किसमें सांवेगिक बुद्धि ज़्यादा है, किसी में कम है। तो अलग अलग लोगों में इसका अलग अलग स्तर पाया जाता है। किसी में बहुत अधिक होती है, किसी में सामान्य होती है, किसी में सामान्य से भी बहुत कम होती है। आप देखें, कई 50-50, 60-60 साल के व्यक्ति हैं,
उनका कोई दोस्त यार नहीं, है ना, बड़े पद पर रहे पर कोई दोस्त नहीं बन पाया, कोई रिश्तेदार नहीं मिलने आता है, कुछ नहीं होता है, वो बस अपने काम कर रहे हैं, वो अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो ये जो सांवेगिक बुद्धि है ये अलग अलग लोगों में अलग अलग स्तर की पाई जाती है, यानी सब में इसका स्तर अलग अलग होता है ना। इसे सामाजिक बुद्धि का भाग माना जाता है। सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं? सामाजिक बुद्धि मतलब संपूर्ण समाज को समझने की जो बुद्धि है वो क्या कहलाती है? सामाजिक बुद्धि। और इस समाज में जो भावनाएं हैं लोगों की, यानी ये पूरे समाज में लोगों के भावनाओं को समझने की जो बुद्धि है उसे हम क्या कहते हैं? सांवेगिक बुद्धि, यानी ये सामाजिक बुद्धि का एक भाग होती है। ठीक है, यहाँ तक है ना। इसका महत्व न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में होता है बल्कि उसके सामाजिक जीवन में भी होता है। अगर कोई व्यक्ति सांवेगिक बुद्धि से कार्य करता है तो न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन अन्यों से बेहतर रहेगा अपितु उसका जो सामाजिक जीवन है, जो सोशल सर्कल है, वो अन्यों से बेहतर रहेगा, है ना। वो अपने भाव लोगों को स्पष्ट रूप से बता पाएगा, लोगों के भाव जान पाएगा और उस हिसाब से वो अंतःक्रिया करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति में सांवेगिक बुद्धि है उस व्यक्ति की जीवन में सफल होने की संभावनाएं अन्यों से क्या रहेंगी? अधिक रहेंगी। ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल होने की संभावनाएं अधिक रखता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा सांवेगिक बुद्धि क्या होती है ना, कैसे कब कब इसके संबंध में चर्चा हुई, ठीक, और इसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक, आगे देखेंगे सांवेगिक बुद्धि का मापन। तो देखिए, सांवेगिक बुद्धि के मापन के दो मॉडल सामान्यतः प्रचलन में है। ठीक है, पहला मापन जिसे बार ऑन मॉडल कहा जाता है। ठीक है, ये जो बार ऑन मॉडल है ये कहता है कि जो सांवेगिक बुद्धि है ये व्यक्ति की आंतरिक उससे क्या होती है? डेवलप होती है। यानी मनुष्य अपने कार्यों के द्वारा क्या करता है? इसको विकसित करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि अलग अलग चीज़ों के द्वारा व्यक्ति, यानी जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति में सांवेगिक बुद्धि का विकास होता जाता है। ये कौन सा मॉडल मानता है? वार ऑन मॉडल मानता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, अब आयु बढ़ेगी तो क्या होगा? अनुभव बढ़ेंगे, जीवन अनुभव बढ़ते हैं। आदमी कहता है, आपने सुना भी होगा कि साहब ये जो बाल हैं ये हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, है ना। मतलब क्या है धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं? कि हमने ये अनुभव से अर्जित किया है ना। तो बार ऑन मॉडल कहता है कि जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन का अनुभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे व्यक्ति की सांवेगिक बुद्धि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे व्यक्ति की सांवेगिक बुद्धि का विकास होता जाएगा। साथ ही इस मॉडल में ये भी कहा जाता है कि इसे प्रशिक्षण के द्वारा और विभिन्न तकनीकों के द्वारा सीखा भी जा सकता है ना। कई लोग होते हैं दूसरों के हाव भाव या शारीरिक क्रियाओं के आधार पर मनोविज्ञान में, है ना, दूसरे कैसा कहाँ देख रहा है, क्या सोच रहा है, उसके हाथ पांव की एक्टिविटीज़ क्या है, उसके आधार पर वो बता देते हैं कि उसके दिमाग में क्या विचार चल रहा है ना। शारीरिक क्रियाओं के आधार पर कहा जाता है कि अगर किसी से आप प्रश्न पूछें और वो अगर ऐसा देख रहा है मतलब
वो झूठ बोल रहा है, वो कुछ परिस्थिति का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो ये मॉडल